हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आंचल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बैंकिंग वाला। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा नया पैटर्न, दैट इज कॉलम बेस्ड एक्सरसाइजेस। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो अपने अंदर एरर्स भी पूछ लेती है, फिलर्स भी और इंप्रूवमेंट भी। जब इस तरह की एग्जाम में एक्सरसाइज आती है तो ये 5 से 7 नंबर अपने लेकर ही आएगी और इन 5 से 7 नंबर में आपके पूरे चांसेस होते हैं अच्छे मार्क्स स्कोर करने के, है ना। कैसे होते हैं ये तो हम आपको जरूर बताएंगे एक एक करके, और बताएंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस तरह की एक्सरसाइज सॉल्व करने में। जब कभी भी कॉलम बेस्ड एक्सरसाइज आएगी तो हमेशा 2 कॉलम साथ में लेकर आएगी, चाहे वो एरर्स की हो, चाहे वो इंप्रूवमेंट की, या फिर वो फिलर बेस्ड ही क्यों ना हो। ठीक है, तो जनरली जब अलग अलग तरह की एक्सरसाइज आएगी तो अलग अलग तरह के पैटर्न्स भी होंगे और अलग अलग तरह के डायरेक्शंस भी होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स की जगह ये पूछ लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट में ब्लैंक फिल नहीं हो रहा है, कौन सा वर्ड फिल नहीं हो रहा है। तो डायरेक्शंस को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ा करिए कि क्या चाहता है आपका क्वेश्चन आपसे। क्या वो चाह रहा है कि फिलर में जो वर्ड लगेगा वो लगाना है, या फिर वो चाहता है जो फिलर में वर्ड नहीं लगेगा वो लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला जो हमारा सेट हमारे सामने आएगा, दैट इज इन द क्वेश्चंस गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद 2 ब्लैंक्स। ठीक है, इन ईच कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच क्वेश्चन 2 columns are given with 3 words in each column. You are required to find out which combination of words from the 2 columns will perfectly fit in the blanks to make the sentences contextually correct and meaningful. आपका जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, हर स्टेटमेंट में आपके मिलेंगे 2 ब्लैंक्स। 2 ब्लैंक्स के लिए पहले ब्लैंक के लिए आपके पास होगा कॉलम 1 जिसमें दिए होंगे 3 ऑप्शंस, दूसरे ब्लैंक के लिए आपके पास होगा कॉलम 2 जिसमें दिए होंगे 3 ऑप्शंस। आपको डिफाइन करना है क्या, जैसे सपोज करो अगर ये आपका क्वेश्चन है है ना, इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन में आपके पास 2 ब्लैंक्स हैं। अब इसी के नीचे कॉलम 1 है और इसी के नीचे कॉलम 2 है। कॉलम 1 में ए बी सी दिया है और कॉलम 2 में डी ई एफ। इसमें एक देखो, जरूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन लगे, ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही ऑप्शन लगे। इस ब्लैंक में ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, हो सकता है सिर्फ एक ही लगे, हो सकता है 2 ही लगे। ठीक है, इस कॉलम के लिए आपको यहां से सिलेक्ट करना है तो हो सकता है 1 ही लगे, 2 ही लगे या 3 ही लगे। आपको ये डिफाइन करना है कि क्या कब यूज होगा। ठीक है, आपको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं तो कॉम्बिनेशंस कैसे बन सकते हैं, जैसे ए और ई का कॉम्बिनेशन बन गया, वहीं पर अगर बी और एफ भी लग रहा है तो उसका कॉम्बिनेशन बन गया। इस तरह के कॉम्बिनेशंस आपके पास एज ऑप्शंस दिए होंगे और आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर बना रहा है। ठीक है, डायरेक्शन आपको समझ में आ गया है। कुछ लोगों के लिए एक नया पैटर्न हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये पैटर्न सॉल्व किया हुआ भी हो सकता है। आइए जरा देखते हैं इसके एक्चुअल क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर ऑन योर स्क्रीन। Having ignored the call by several states for a council meeting all these months, dash the assembly polls, the center will now also have to dash with a slight change in equations. तो कॉलम नंबर 1 के लिए आप सिलेक्ट करेंगे कॉलम नंबर ए से, और कॉलम नंबर ब्लैंक नंबर 2 के लिए आप सिलेक्ट करेंगे कॉलम नंबर बी से। देखिए जरा क्या स्टेटमेंट कह रहा है। आपके पास है 30 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। कम ऑन गाइस, गो फॉर इट। क्या लगता है सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का? हाँ जी, ओके and your timer has already ended. 30 seconds आपके पूरे हो चुके हैं। जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में आपका क्या आंसर आया है फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आपके अकॉर्डिंग जो आंसर है क्या वो मैच करता है हमारे स्टेटमेंट से भी, है ना। लेट्स सी। हैविंग इग्नोर्ड द कॉल बाय सेवरल स्टेट्स, मतलब कह रहे हैं बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा कॉल्स को इग्नोर किया गया फॉर अ काउंसिल मीटिंग ऑल दीज मंथ्स। इन बहुत सारे महीनों में उन्होंने कॉल किया है, रेगुलरली कॉल किया है और उसे सारी कॉल्स को इग्नोर किया गया है, डैश द असेंबली पोल्स। अब ये जो काउंसिल मीटिंग है वो किस लिए हो रही थी? साइटिंग द असेंबली पोल्स,
या साइटिंग द असेंबली पोल्स या अड्यूसिंग द असेंबली पोल्स। देखो एक चीज समझा दे, ये SIGHT साइट जो होता है ये देखने की बात करता है ना। SIGHT साइट का जो डिफाइन करता है वो वर्ड साइट देखने की बात करता है। यहां हम देखने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात कर रहे हैं कि इस मीटिंग में क्या होगा, इस काउंसिल मीटिंग में क्या होगा। असेंबली पोल्स को साइट किया जाएगा, दैट मीन्स दे विल बी मेंशन्ड हियर, है ना। दैट मीन्स उनको मेंशन किया जाएगा। बी डेफिनेटली कैन बी देयर। ए का ऑप्शन अगर दिया हुआ है कहीं पर तो हम उसको हटा सकते हैं, बी तो लगेगा ही लगेगा। आगे देख लेते हैं। अड्यूसिंग, अड्यूस का मतलब भी साइट होता है। वी कैन कीप दिस एज आवर आंसर, वी कैन, है ना। लेकिन क्या यहां लगा सकते हैं मेंशनिंग द एग्जाम्पल, हो सकता है। लेट्स कीप बी एंड सी, अभी के लिए रख लेते हैं। फिर द सेंटर विल नाउ ऑल्सो हैव टू डैश विद अ स्लाइट चेंज इन इक्वेशन। सेंटर को अब क्या करना पड़ेगा, थोड़े बहुत चेंज के साथ कंटेंट करना पड़ेगा। मतलब दे हैव टू बिहेव इन अ काम मैनर, इन अ काम वे, कि चलो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो भी चलता है। क्या वो सप्रेस करेंगे? सप्रेस का मतलब क्या होता है, जोर जबरदस्ती करेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। क्या वो फ्रॉड करेंगे ना? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म फ्रॉड? हाँ, फ्रॉड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इट्स एन एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है एंग्शियस है, बहुत ज्यादा वरिड है, बहुत ज्यादा अपसेट है, तो हम बोलते हैं फ्रॉड को अपसेट और एंग्शियस। ठीक है, तो इन दोनों में से तो कोई भी चीज नहीं हो रही है, राइट। सो दिस डजंट मेक सेंस। ई और एफ हमारा आंसर नहीं बना सकते हैं, सी हमारा आंसर बन नहीं रहा है। दैट मीन्स बी और डी को हम सिलेक्ट करेंगे एज आर करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। क्योंकि हमें पेयर सिलेक्ट करना है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट आंसर यहां पर बना रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न का है, जरा देखिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल विस्टा dash project is highly dash as a national priority at any time and more so in the midst of a pandemic. What shall be the answer here? The government of India's Central Vista enterprising project, constructing project, redevelopment project is highly confusing as, questionable as, bewilder as a national priority at any time. क्या होगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बताने की कोशिश करो। अगेन यू हैव 20 सेकेंड्स टाइम। ओके, and your 20 seconds are over now. Let's have a look at this. क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट है। ठीक है, सेंट्रल विस्टा सबको पता है, गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो जिसमें राज्यसभा लोकसभा पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बन रही है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो उस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है? उस प्रोजेक्ट में एंटरप्राइज कर रहे हैं किस चीज को हम, क्या किसी चीज को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, किसी चीज को प्रमोट कर रहे हैं? नहीं, तो ए तो नहीं लग सकता, राइट। ए नहीं लग सकता तो ये आपका आंसर भी नहीं हो सकता। फिर बात आई, क्या हम उसको कंस्ट्रक्टिंग प्रोजेक्ट है कह सकते हो? कंस्ट्रक्ट तो किया जा रहा है। वो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, यस। बिल्डिंग को तोड़कर, जो ऑलरेडी है उस बिल्डिंग को तोड़कर वापस से बनाने की बात हो रही है, तो बी और सी अभी तक आपका स्टेटमेंट बना सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट इज हाईली डैश इज हाईली कंफ्यूजिंग एज, क्या वो कंफ्यूज कर रहे हैं? इज हाईली कंफ्यूजिंग एज, not confusing, is highly questionable as a national priority, yes। ये questionable है, मतलब कि एक मुद्दा बन चुका है, एक क्वेश्चन बन चुका है कि क्या इसे नेशनल प्रायोरिटी पे होना चाहिए? क्या ये सबसे जरूरी चीज है जो पूरे इंडिया में सारी प्रॉब्लम्स को हटाकर सबसे पहले काम यही करना है? क्या ये एक क्वेश्चनेबल ये एक मुद्दा बन गया है जो काफी बड़ा क्वेश्चनेबल मुद्दा है। मेक सेंस। बिविल्डर तो खैर लगेगा नहीं, सी। क्यों? क्योंकि इस के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, या तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, या तो कोई एडजेक्टिव लगाते हैं। बिविल्डर एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कंफ्यूज होना। ठीक है, कंफ्यूज होना। तो इन एनी केस ये इनमें से किसी भी ऑप्शन को फुलफिल नहीं कर रहा है, ना ही ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ना ही आईएनजी और ना ही एडजेक्टिव। सो देयरफॉर एफ तो हम यूज करेंगे ही नहीं किसी भी हाल में। डी वाले ऑप्शन को भी हमने एलिमिनेट कर दिया था, ये भी हमारा ऑप्शन गया। परफेक्ट पेयर है सी और ई का।
क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो अभी क्वेश्चन में है कि क्या ये एक नेशनल प्रायोरिटी है। क्या इस पैंडेमिक के बीच में, जहां पर पूरी कंट्री इस समय एक बहुत भारी संकट से गुजर रही है, इसके बीच में हमें ये काम करना चाहिए? सो इट्स क्वेश्चनेबल, है ना। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, as the dash calendar goes, aesthetic, pedagogic या फिर decorative calendar goes, once a lesson has been delivered and the test based on it taken, there is no reason to recall its content in the later parts of the year except for the final examination. मैं एक छोटा सा हिंट देके चली जाऊं, सेकंड ब्लैंक आपको काफी ज्यादा मदद करेगा इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। 20 seconds for you guys, go for it, come on. Okay. And your timer ends now. वेरी गुड, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, जरा हम देखते हैं इसके साथ, है ना। हाँ, तो एज द डैश कैलेंडर गोस, कौन से कैलेंडर की बात कर रहे होगे आप, खुद बताओ। कौन से कैलेंडर की बात कर रहे होगे? क्या हम एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल, है ना। एस्थेटिक इज रिलेटिंग टू ब्यूटी, रिलेटिंग टू ब्यूटी, ब्यूटी से रिलेटेड। क्या ब्यूटी से रिलेटेड आप किस चीज की बात कर रहे हो? आई डोंट थिंक सो, है ना। हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बिकॉज आई थिंक ये थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम हो रही है ना। या हाँ, तो एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक इज रिलेटिंग टू ब्यूटी, रिलेटिंग टू ब्यूटी। क्या हम ब्यूटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर किसी भी तौर से? बताओ, नहीं ना। सो वी शुड नॉट राइट दिस सेंटेंस एज आवर आंसर। ए तो नहीं होगा, कंफर्म पता चल गया, ए वाला ऑप्शन गया हमारा, है ना। फिर बात आई हमारे नेक्स्ट कंडीशन की, क्या हम वहां पर पैरागॉजिक कैलेंडर लगा सकते हैं? हो सकता है। पैरागॉजिक का मतलब क्या होता है? जहां पर हम एजुकेशनल, पैरागॉजी एजुकेशनल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड बात करते हैं। पैरागॉजिक एक इज रिलेटिंग टू एजुकेशन, तो ये हो सकता है यार, है ना। दिस कैन बी द आंसर। डेकोरेटिव किसी हाल में नहीं होगा, डेकोरेट नहीं कर रहे हैं तभी तो ब्यूटी से रिलेट नहीं किया, एस्थेटिक से रिलेट नहीं किया, है ना। सी भी हमारा आंसर नहीं बन सकता, तो ये भी गया और ये ऑप्शन भी गया। आंसर हमें ऑलरेडी मिल चुका है, वैसे बी और ई होना चाहिए, बट हम दूसरे वाले को भी चेक कर लेंगे। क्या कह रहा है? एज द पेडागोजिक कैलेंडर गोज, वंस अ लेसन हैज बीन डिलीवर्ड एंड द टेस्ट बेस्ड ऑन इट इज टेकन, देयर इज नो रीजन टू रिकॉल इट्स व्हाट, उसके कंटेंट्स को। कंटेंट्स का मतलब क्या होता है? यू आर टॉकिंग अबाउट द इंफॉर्मेशन। हम इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे, हम लिस्ट की बात नहीं कर रहे, है ना। इंफॉर्मेशन भी नहीं कहेंगे, लिस्ट कह रहे हैं। जब कोई चीज का आप लेसन पढ़ा चुके हो, उसके बेस पर आप टेस्ट भी ले चुके हो, तो उसके रीजन को, उसको रिकॉल करने को, उसको वापस से डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं है कि फाइनल एग्जामिनेशन में फर्स्ट टर्म का पूछेंगे। जैसे होता है ना, फर्स्ट टर्म में 1 2 3 आ रहा है, सेकंड टर्म में चैप्टर 4 5 6 आ रहा है, फिर लास्ट टर्म में 7 8 9 आ रहा है ना। तो वो कह रहे हैं फाइनल टर्म में, फर्स्ट टर्म में आपने क्या पूछा था उससे मतलब मत रखा करो, उसका कोई मुद्दा ही नहीं है, उसको रिकॉल करना ही नहीं चाहिए। तो बेसिकली वही वो कह रहे हैं। कंटेंट्स खैर नहीं लगेगा क्योंकि हम लिस्ट की बात नहीं करते, हम कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट इज इंफॉर्मेशन। तो कह रहे जो इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हो, जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपका एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है, उसको वापस से फाइनल एग्जाम में पूछने का कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी इसके बाद आपका नाउन लगता है ना। कंटेंट तो एडजेक्टिव होता है, ये तो लगेगा ही नहीं। और कंटेंट्स का मतलब होता है लिस्ट ऑफ समथिंग। जब आप बुक खोलते हो, बुक के पहले लिस्ट होती है ना, उसी को कंटेंट्स कहते हैं, जिसका यहाँ पर कोई मुद्दा नहीं है। सो बी एंड ई डेफिनेटली आर योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, the resumption, the termination, the desertion of large in-person political rallies and other large gatherings are part of the fuel that has caused pandemic to escalate, diminish, or explode. Come on, 20 seconds, guys. Go for it.
And your timer has already ended. Okay, चलो देखते हैं क्या है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर. लेट्स हैव अ लुक. तो क्या कह रहे हैं यार, द डैश ऑफ लार्ज इन पर्सन पॉलिटिकल रैलीज एंड अदर लार्ज गैदरिंग्स आर पार्ट ऑफ द फ्यूल दैट हैज कॉस्ड पैंडेमिक टू डू. देखो फ्यूल से आप क्या करते हो, एक ये हिंट है ना. फ्यूल, जब आप अपनी गाड़ी में फ्यूल लगाते हैं, फ्यूल डालते हैं, तो गाड़ी क्या होती है, आगे बढ़ती है ना. तो वही सेंस हम यहाँ पर भी कह रहे हैं. जब पैंडेमिक आया तो सोशल गैदरिंग्स हुई, पॉलिटिकल रैलीज हुई, लोग बड़ी मात्रा में एक साथ इकट्ठे हुए, गैदरिंग्स हुई. इससे क्या हुआ, पैंडेमिक को और बढ़ने का मौका मिला, है कि नहीं. पैंडेमिक को और बढ़ने का मौका मिला, बढ़ने का मौका मिला. दैट मीन्स व्हाट, ये एस्केलेट हुआ. एस्केलेट का मतलब क्या होता है, दूसरी जगह चले जाना, है ना. आपने हायर लेवल पे भेज दिया है, अपनी अथॉरिटी को सेंड कर दिया है. नहीं, ये सेंस तो बिल्कुल नहीं है. क्या इतनी गैदरिंग से आपका पैंडेमिक कम हुआ था? क्या लोगों की संख्या कम नहीं हुई थी? नहीं हुई थी. क्या लोगों की इतने सारे लोगों के साथ में आने की वजह से बढ़ गई थी? ऑफ कोर्स ये डिमिनिश नहीं हुआ, लेकिन एक्सप्लोड हुआ है, बहुत तेजी से बढ़ने को कहते हैं. ठीक है, तो डी और ई तो किसी हाल में नहीं लग रहे हैं. हेंस ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर. स्टिल हम देख लेते हैं द डैश ऑफ लार्ज एंड इन पर्सन पॉलिटिकल रैलीज. जो पॉलिटिकल रैलीज हो रही थी उसका रिजम्पशन, रिजम्पशन का मतलब क्या होता है, स्टार्ट, और रीस्टार्ट कह सकते हो, बहुत तेजी से जो शुरू हुई है. मेक सेंस. टर्मिनेशन मतलब रोक दिया गया था, नहीं. डेजर्शन का मतलब होता है एक्ट ऑफ बीइंग और स्टेइंग अलोन. ठीक है, एक्ट ऑफ कीपिंग अलोन, है ना. जब आप किसी को अकेला छोड़ देते हो तो हम डेजर्शन कहते हैं, विच डेफिनेटली हैज नो सेंस हियर. सो देयरफॉर आप सिलेक्ट करोगे ऑप्शन नंबर सी एज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ. डिफरेंट पैटर्न नहीं, सेम पैटर्न यस कह सकते हो, बट एक बार डायरेक्शन पढ़ लेते हैं. इन द क्वेश्चन गिवन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन विद 2 blanks in each. Corresponding to each question, 2 columns are given with 3 words in each column. You are required to find out which combination of words same ही है. आइए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. Since the senior manager had to go on many international business trips, she was forced to dash many of her dash to lower level managers. क्या होगा, क्या कह रहे हैं, क्योंकि सीनियर मैनेजर को बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेस ट्रिप्स पे जाना पड़ता था तो उनको फोर्स किया जाता था, क्या करे वो, मेनी ऑफ हर, बहुत सारे डैश टू लोअर लेवल मैनेजर्स. लोअर लेवल मैनेजर्स को वो क्या करें, दैट्स व्हाट यू हैव टू डिफाइन. देखो, शी वाज सो फोर्स्ड टू डेलीगेट, टू रेक्टिफाई, टू डिफाइल मेनी ऑफ हर मिस्टेक्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डाइवर्सिफाई. व्हाट शैल बी द आंसर हियर? Come on. Okay. Okay. I hope it's done. She चलो, सिंस द सीनियर मैनेजर हैड टू गो ऑन मेनी इंटरनेशनल ट्रिप्स. देखो, सीनियर मैनेजर को बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाना पड़ता था, इसलिए शी वॉज फोर्स टू, मतलब उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा ना. शी वॉज फोर्स टू क्या करने के लिए, डेलीगेट करने के लिए. डेलीगेट का मतलब क्या होता है, पास ऑन करना, किसी और को दे देना, है ना. डेलीगेट का मतलब क्या होता है, पास ऑन करना. तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करना पड़ता था भाई, देना पड़ता था, है ना. पास ऑन करते थे. मेनी ऑफ हर, रेक्टिफाई करते थे. गलती थोड़ी करी है, वो ट्रिप पे जा रही है, वो बिजनेस ट्रिप पे जा रही है, इस वजह से उनको अपना काम किसी और को देना पड़ रहा है. उसमें कोई गलती नहीं करी जो रेक्टिफाई करे, करेक्शन करे, नहीं. और डिफाइल का मतलब क्या होता है, स्पॉइल करना. क्या वो बर्बादी कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं. बर्बादी कर रही होती तो उनको भेजा क्यों जाता, है ना. तो बी एंड सी डेफिनेटली डजंट मेक सेंस. ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया. आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी. देख लेते हैं. डेलीगेट करती हैं. शी वाज फोर्स्ड टू डेलीगेट मेनी ऑफ हर व्हाट, अपनी गलतियों को नहीं, अपनी डाइवर्सिफाई तो हो ही नहीं सकता, खैर. मेनी ऑफ हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको अपने 2 लोअर लेवल मैनेजर्स को देकर जानी पड़ती थी. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. द रिपीटेड अटेम्प्ट इज टू ट्रीट ऑल गेम्स वेयर एनी विनिंग इज इन्वॉल्व्ड एज अ प्लेजर, पर्निशियस, deleterious activity to be taxed as harshly, severely beneficial as possible. What is it?
भाई मतलब तीन ऑप्शन तो यहाँ आंख देख के हम तुरंत ही एलिमिनेट कर दें इसमें, है ना। तीन ऑप्शन तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो रहे हैं। बाकी बताइए क्या लगेगा। कम ऑन गाइस। ओके, आई होप इट्स डन। देखो सबसे पहली चीज क्या होगा, यहां पर एज अ डैश दिया है ना। एक्टिविटी ऑलरेडी मेंशन्ड है, ये हमारा नाउन है। नाउन से पहले हमें जो चाहिए वो एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। प्लेजर इज अ नाउन, तो ये नहीं लग सकता। ए वाला ऑप्शन आपका ये भी गया और ये वाला ऑप्शन भी चला गया, है ना। फिर बात आई आपकी परनिशियस डिलीटेरियस लग सकता है, लेकिन टैक्स्ड एज डैश एज पॉसिबल, टैक्स के लिए आपको जो वर्ड लगाना है वो एक एडवर्ब होना चाहिए। कैसे? टू बी टैक्स्ड एज हार्शली, टू बी टैक्स्ड एज सिवियरली, टू बी टैक्स्ड एज बेनिफिशियल। बेनिफिशियल नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि बेनिफिशियल एक एडजेक्टिव है। ऑफ कोर्स इसको एलिमिनेट कर देंगे तो एफ भी हमारा आंसर नहीं हो पाएगा, ये भी गया हमारा, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस हैं जिनमें से हमें सिलेक्ट करना है, आइए देखते हैं। द रिपीटेड अटेम्प्ट is to treat all games where any winning is involved as a dash activity. Winning को आप कैसी एक्टिविटी ट्रीट करोगे? चाहे आप पर्निशियस की बात करो, चाहे आप डिलीटीरियस की बात करो, दोनों ही एक नेगेटिव टर्म है ना। दोनों ही एक नेगेटिव टर्म है। पेर्निशियस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, दैट मीन्स हार्मफुल। डिलीटीरियस का मतलब भी होता है कोई ऐसी चीज जो आपको हार्म पैदा करे। तो दोनों ही लग सकते हैं, बी और सी दोनों ही लग सकते हैं। दिस शुड नॉट बी द आंसर। फिर उसके बाद टू बी टैक्स्ड एज, कैसे? सिवियरली भी लगा सकते हो, हार्शली भी लगा सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम ही है। बहुत बुरी तरह से, बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं। तो डी एंड ई दोनों ही लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इज योर परफेक्ट आंसर हियर। अगले क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। When the teacher made a adjunct apathy या denunciation of the school superintendent, she was quickly fired, hired or criticized. क्या होगा बताओ भाई। इसका आंसर स्ट्रेट अवे है, मतलब 5 सेकंड के अंदर दे दो तुम ऐसा। इसका आंसर ऐसा है कि तुम 5 सेकंड के अंदर दे दो, कुछ भी देखने की, कोई मीनिंग समझने की, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखा और आंसर निकला, ऐसा वाला आंसर है इसका, है ना। स्टिल आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स। फिर भी हम आपको 20 सेकेंड्स दे रहे हैं। ट्राई एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, लेट्स हैव अ लुक। देखो यहां पर क्या लगा है ना। के चलते एनीवे एडजंक्ट और एपैथी तो नहीं आ सकता, तो ये दोनों गए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन हटा दो, बचा क्या तुम्हारे पास? सिर्फ और सिर्फ ये। मिल गया आंसर। मतलब ही नहीं है, जिसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है टाइम इन्वेस्ट मत करो, ठीक है। कभी कभी ऐसे भारी भारी शब्द आपको देकर कंफ्यूज किया ही जाता है। इसी मुद्दा ही, उनका मुद्दा ही यही होता है कि भैया इसको इतना कंफ्यूज कर दो कि ये भूल जाए कि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कैसे करना है ना। तुम इसी में अटक जाते हो, अरे भैया, अरे दादा, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, है ना। अडजंक्ट का मतलब क्या होता है? एडिशन, सप्लीमेंट देना, कोई चीज जो कमी हो रही है उसमें ऐड करना, ठीक है। एपैथी इज नो फीलिंग्स एट ऑल, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, सो देयरफॉर ओनली ऑप्शन नंबर डी इज देयर, दैट मेक्स सेंस, ठीक है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर फाउंड इट implausible, incredible, convincing that the student was late to school because he had been kidnapped by benevolent on, by malefactors on, by outlaws on horseback. What shall be the correct answer? Go for it.
ओके, लास्ट वाला ए ई बी ई और नहीं सॉरी ए ई बी एफ और बी ई है, ए ई बी एफ और बी ई। ओके गाइस, चलो तो क्या होगा यहाँ पर, द टीचर फाउंड इट डैश दैट द स्टूडेंट वाज लेट टू स्कूल। टीचर को पता समझ में आ गया क्या कि फाउंड इट डैश दैट द स्टूडेंट वाज लेट टू स्कूल, मतलब कि स्टूडेंट लेट आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। इम्पॉसिबल का मतलब होता है क्या, अनलाइकली, पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, अनलाइकली है। इनक्रेडिबल का मतलब होता है वाह, मतलब बिलीव करने योग्य नहीं है, नॉट ट्रस्टवर्दी, है ना, बिलीव नहीं हो रहा है। तो वही वो कह रहा है, टीचर को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि यार वो स्टूडेंट लेट हो गया जो हमेशा समय से पहले आ जाता है। मेक सेंस। क्या वो कन्विंस थी? बिल्कुल भी नहीं, वो कन्विंस नहीं थी। तो सी गया और सी गया, ठीक है, ए है बी है, ठीक। फिर इधर भी ए है, बी है और बी है। फिर टू स्कूल बिकॉज शी हैड बीन किडनैप्ड बाय डैश ऑन हर हॉर्स बैक, क्योंकि उन्हें किडनैप कर लिया गया था, किसके द्वारा? बाय भी एक प्रेपोजिशन है ना, ऑन भी एक प्रेपोजिशन है। दो प्रेपोजिशन के बीच में हम जो लगाते हैं दैट इज सपोज टू बी अ नाउन, ठीक। अगर ये नाउन लगेगा तो बेनेवलेंट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक एडजेक्टिव है, इसको हटा दो, ठीक है। किसी भी ऑप्शन में अगर डी दिया हुआ है तो वो आपका आंसर नहीं हो सकता, ये भी गया ये भी गया, ठीक है। मेल फैक्टर्स और आउटलॉज दोनों ही नाउन की कैटेगरी के हैं, तो डेफिनेटली हम इन दोनों को ही यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स ए ई बी एफ और बी ई तीनों ही आपका करेक्ट सीक्वेंस बना रहे हैं, ठीक है। मेक सेंस? यस गाइस, ओके। इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया है आपको, इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डिस्पाइट एन क्लैंडस्टीन ऑस्पिशियस अपॉर्चून बिगिनिंग, Mike's road trip became a series of difficulties, opportunities, mishaps, and he was soon stranded and penniless, leaning against his wrecked automobile. What is the correct answer? इस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट को समझ के आप जरूर करेक्ट आंसर दे सकते हैं, भले ही आप इसके सेंटेंस को ना समझे, ऑप्शंस को ना समझे। What should be the correct answer? We have been given ample amount of time ताकि आप बिल्कुल भी किसी तरह से परेशान ना हो, टेंशन में ना आए, तो आप आराम से सॉल्व करिए। ओके, देखो हो तो उसके साथ खराब रहा है, ये सबको पता चल रहा है ना, हो तो उसके साथ खराब रहा है ये तो पता है। ही वॉज स्ट्रैंडेड मतलब कि अकेला पड़ा था जहां पर भी रुका है। पेनीलेस मतलब 1 रुपए भी नहीं था इसके पास, और ऑटोमोबाइल भी इसकी बर्बाद हो चुकी थी, डैमेज थी। तो ये अपॉर्चुनिटीज से तो भरा बिल्कुल भी नहीं है भाई, है कि नहीं? कि अपॉर्चुनिटीज से भरा तो बिल्कुल भी नहीं है। ई किसी हालत में नहीं आएगा, आगे देख लीजिए, ई के कहीं दिया, यहाँ दिया, यहाँ दिया, हटा दो, यहाँ भी दिया, हटा दो, ठीक है। अब डिफिकल्टी से भरा है, यस। मिसहैपनिंग से भरा है, यस। तो यहाँ डी और एफ दोनों ही आने चाहिए, डी एफ और खाली डी नहीं आएगा, ठीक। अब डिस्पाइट एन के साथ आप क्लैंडस्टीन नहीं लगा सकते। वैसे क्लैंडस्टीन का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया गाइस? वैसे क्लैंडस्टीन का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज सीक्रेट, कोविट, जिसको आपने कवर्ड रखा हुआ है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, केप्ट सीक्रेट। तो यहाँ पर इसका कोई सेंस है नहीं, ठीक है। केप्ट सीक्रेट, किसी को बताया नहीं गया है, छुपा हुआ है, कवर्ड है। एन लगा सकते हो ऑस्पिशियस के साथ, एन लगा सकते हो अपॉर्चुन के साथ, दोनों का ही मतलब होता है समथिंग विच इज, दोनों वॉवल साउंड से है, सबसे पहली बात है ना, दोनों वॉवल साउंड से है सबसे पहली बात, और दोनों का ही मतलब होता है समथिंग विच इज एडवांटेजेस, समथिंग विच इज बेनिफिशियल, समथिंग विच इज कन्वीनियंट एंड अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो आप कह सकते हो समथिंग विच इज कन्वीनियंट एंड अप्रोप्रिएट, ठीक है।
आप यूज कर सकते हैं इस स्टेटमेंट को एज योर आंसर. सो देयरफॉर बी और सी दोनों ही लग रहे हैं, ए का कोई सेंस नहीं है, बी और सी दोनों ही लग रहे हैं. ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर हियर. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. The two most memorable barricades which the observer of social proponents, social maladies, social ailments can name do not belong to the period in which the action of this work is stored, prepared, or laid. Come on. What shall be the correct answer here? Okay. Okay, guys, I hope it's done. Let's have a look at this. क्या कह रहे हैं? The two most memorable barricades which the observer of social dash can name. Social क्या कह रहे हैं? सबसे ज्यादा बड़े मेमोरेबल बैरिकेड्स जो है, बैरिकेड्स का मतलब क्या होता है? रुकावटें, है ना. जो सोशल प्रोपोनेंट्स इज एडवोकेट्स, तो पॉजिटिव वर्ड तो नहीं लगाना है क्योंकि हम बैरिकेड्स की बात कर रहे हैं, है ना. तो ए तो नहीं लग सकता, कंफर्म है, ए नहीं आएगा, ए नहीं आएगा और ए नहीं आएगा. बचे दो ऑप्शन आपके पास, बी और डी. लेट्स सी. मैलेडीज हो सकता है. मैलेडीज का मतलब भी होता है इलनेस जो प्रॉब्लम है, और एलिमेंट्स का मतलब भी होता है इलनेस जो प्रॉब्लम है ना. जो मुद्दा है प्रॉब्लम का, इलनेस विल बी द परफेक्ट आंसर हियर. सो फार डिजीज डिसऑर्डर इसको हम बोलते हैं. ठीक है, मैलेडी, सिकनेस, एलिमेंट, वो. तो बी एंड सी दोनों ही लग सकते हैं. फिर कैन नेम डू नॉट बिलोंग टू द पीरियड इन विच द एक्शन ऑफ दिस वर्क, किसी काम को क्या किया गया है? स्टो किया गया है. यस. किसी काम को प्रिपेयर किया गया है? नो, काम को प्रिपेयर नहीं किया है, काम को ले किया है, मतलब काम की शुरुआत करी गई, उसकी नींव रखी गई है. ठीक है, तो डी एंड एफ डेफिनेटली मेक सेंस. डी एंड एफ डेफिनेटली मेक सेंस. सिर्फ सी डी नहीं होगा, बल्कि डी और बी और सी, एफ और डी दोनों ही होगा. साथ में स्टोर्ड का मतलब भी होता है जब आप किसी चीज की नींव रख रहे हो, यू आर बिगिनिंग टू इम्प्लीमेंट समथिंग. ठीक है, कोई चीज की आप शुरुआत कर रहे हैं तो हम इसको यूज करते हैं. ठीक है, संग्रहित, फिल करना. ठीक है, सप्लाई करना इज व्हाट वी मीन बाय स्टोर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. पैटर्न थोड़ा सा चेंज होगा. क्या कह रहा है? Given below is a sentence that has 4 words given in bold. They might be used incorrectly or as per the context of the sentence. The possible errors present in bold are given in the options and their replacement are given in the along the side. Choose the option that represents the correct error and its corresponding replacement. तो क्या करना है यहाँ पर? आपके पास यहाँ दिख रहे होंगे कितने वर्ड्स? आपके पास यहाँ दिख रहे हैं आपको आपको 4 वर्ड्स. पहला है एज द नंबर ऑफ हाउसेस डेवलपिंग क्रैक्स ड्यू टू लैंड सब्सिडियंस. तो ये आपका हाईलाइटेड वर्ड है. एंड द एडमिनिस्ट्रेशन हैज इंटेंसिफाई इट्स डोर टू डोर सर्वे ऑफ द हाउसेस एंड शिफ्टिंग. ये 4 वर्ड्स आपके हाईलाइटेड हैं. इन्हीं हाईलाइटेड वर्ड्स के जस्ट सामने अगर आपको दिख रहा हो कॉलम में, है ना, कॉलम में क्या है? सब्सिडियंस के सामने सब्सिडेंसेस दिया है ना. फिर वहीं पर इंटेंसिफाई के सामने इंटेंसिफाइड दिया है, सर्वे के सामने सर्वेज दिया है और शिफ्टिंग के सामने शिफ्ट दिया है. आपको बताना है कौन सा वर्ड किससे रिप्लेस कर रहा है. जैसे कि अगर सिर्फ 3/7 हो रहा है तो आपका आंसर ए हो जाएगा. अगर 2/6 भी हो रहा है और 3/7 भी हो रहा है, इंटेंसिफाई की जगह इंटेंसिफाइड लगा रहे हैं, सर्वे की जगह सर्वेज लगा रहे हैं, अगर ऐसा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा. बेसिकली आपको बताना है जो ऑप्शंस आपके क्वेश्चन में दिए हैं वो कॉलम ए में मेंशन्ड है, उनकी इंप्रूवमेंट या उनके एरर्स क्वेश्चन नंबर बी में दिए, उनके इंप्रूव करके उसको एरर फ्री बनाकर बी में दिया है. आपको बताना है कौन सा रिप्लेस होगा और कौन सा नहीं. लास्ट ऑप्शन 2/6 है. अगर आपको दिख ना रहा हो तो मैंने बता दिया है. ठीक है, लास्ट ऑप्शन 2/6 है.
हैव अ लुक एट दिस, देखिए जरा क्या होगा इसका सही आंसर, क्या लगना चाहिए यहां पर। ओके, as the number of houses developing cracks due to land subsidence, ठीक है, लैंड के सब्सिडेंस की वजह से ही, सब्सिडेंसेस नहीं हुआ है, प्लूरल कुछ नहीं हुआ है वहां पर, है ना, सब्सिडेंस की वजह से, मतलब लैंड की शिफ्टिंग की वजह से क्या हुआ है, सब्सिडेंस डजंट मेक सेंस, डजंट रिक्वायर एनी करेक्शन, तो वन तो नहीं चेंज होगा। फिर द एडमिनिस्ट्रेशन हैज इंटेंसिफाई, इट्स डोर टू डोर, नो, हैज इंटेंसिफाइड, ये तो कंफर्म है क्योंकि हैज के बाद लगाते हैं हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इंटेंसिफाई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे हटा देंगे, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसे रख लेंगे। 2/6 चेंज हो रहा है, यहां पर दिया है 2/6 चेंज हो रहा है, यहां पर दिया है, ये दोनों तो आंसर बनेंगे ही बनेंगे, ये खत्म, ठीक है। फिर बात आई इट्स डोर टू डोर सर्वे, डोर टू डोर सर्वे होता है मतलब कि एक घर जाके घर घर जाकर देखना, तो डोर टू डोर सर्वे इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑफ द हाउसेज एंड शिफ्टिंग ऑफ द फैमिलीज लिविंग इन डेंजर जोन, एंड शिफ्ट नहीं होगा, शिफ्टिंग ही होगा, एक्टिविटी के नाम को डिफाइन कर रहे हैं, इसे भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक वर्ड चेंज हुआ है, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ई, 2/6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। ही रिपोर्टेडली, मैं आपको एक बार फिर से हाईलाइट करके दे दूं जरा, ही रिपोर्टेडली इमर्स हिमसेल्फ in his projects which includes moving house to be near his subjects and have long and deep conversations with them before he writes their story. What should be the correct answer here? Come on guys, easy है ये वाला, this one is simpler than the rest. ओके गाइज, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहली चीज, जब आप ही की बात कर रहे हो तो ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो किसी हालत में नहीं लगेगी, चाहे आप ही इमर्स्ड कर दीजिए चाहे ही इमर्सिस कर दीजिए, बट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने का कोई सेंस नहीं है, राइट। तो ही के साथ हम इमर्स नहीं बट इमर्सिस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/5 डेफिनेटली चेंज हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में दिया, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं और यहां भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी शैल बी योर करेक्ट आंसर, बट एक बार 3/7 को भी चेक कर लेते हैं। इन हिज प्रोजेक्ट्स विच इंक्लूड्स moving house to be near, which includes, he reportedly immerses himself in his projects which includes moving house to be near his subjects. वैसे include होना चाहिए ना, हाँ, it shall be there. projects जो include करते हैं, projects plural है ना, लेकिन कॉमा लगा दिया है जिसके चलते सिंगुलर लग सकता है। he reportedly immerses himself in his projects which लेकिन इंक्लूड्स किसके लिए लगेगा यार, फिर प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं तो ही के लिए तो लग नहीं सकता, है ना। प्रोजेक्ट में ही आता है ना मूविंग हाउस टू बी नियर हिज सब्जेक्ट्स, इन ओ मूविंग हाउस टू बी नियर हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स के पास हो उनका घर, तो ये घर जो चेंज हो रहा है ये इंक्लूड करता है, प्रोजेक्ट है ना ये, तो प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड्स नहीं आना चाहिए। वैसे ग्रामेटिकली देखो तो यही सही होगा, इंक्लूड्स नहीं लगा सकते हम, इंक्लूड होना चाहिए, लेकिन कॉमा के बाद डिफरेंट हो सकता है, कॉमा के बाद डिफरेंट हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, आपसे बोला जाता है कि जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाते हो,
यही कहा गया है ना। लेकिन अगर आपने रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कॉमा लगा दिया है तो एक डिफरेंट वर्ब लगाया जा सकता है, लेकिन ये डिफाइन किसको कर रहा है, ये भी तो देखो। ही रिपोर्टेडली इमर्सेस हिमसेल्फ इन हिज प्रोजेक्ट, या तो ही को करेगा या तो प्रोजेक्ट को। अब ही थोड़ी है जो मूविंग हाउस है, ये तो प्रोजेक्ट है ना, कि वो घर मूव कर रहे हैं, ये तो प्रोजेक्ट है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि ये वर्ब किसके लिए दिया है, प्रोजेक्ट्स के लिए ही दिया हुआ है, इसलिए इंक्लूड लगाना चाहिए, इंक्लूड्स नहीं आना चाहिए। 2/6 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, 2/6 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। And moving house to be near his subjects and have long and deep conversations. बाबा which include, हाँ देखो and से पहले, अब जो and से पहले वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में है, तो and के बाद वाला वर्ब भी आईएनजी फॉर्म में होना चाहिए। which include moving house to the near his subjects and having long and deep conversation. moving house, having deep long and deep conversations, ठीक है। तो ये भी चेंज होगा, 3/7 भी चेंज हो रहा है, 2/6 भी चेंज हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर परफेक्ट आंसर। कॉन्वर्जेशन को चेंज नहीं करना है, लॉन्ग एंड डीप कॉन्वर्जेशंस हो सकती है, कई बार कई बात कही गई है यहाँ पर। सो दिस डेफिनेटली मेक सेंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। Amid global layoffs, the Indian Institutes of Technology have seen a decline in the offers coming from America-based tech giant such as Amazon, Meta, Twitter, and Google in the 2022 or 23 placement season. Let's have a look क्या क्या चीज़ें हैं जिसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। एक सबसे पहला वर्ड है हमारा amid, दूसरा वर्ड है हमारा declines, तीसरा वर्ड है हमारा giant, चौथा वर्ड है हमारा प्लेसमेंट, राइट। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस, क्या होगा करेक्ट आंसर। मैं इसको वापस एक बार हाईलाइट करती हूँ, ठीक है, जायंट एंड प्लेसमेंट। लेट्स सी, 30 seconds and you have to tell me which one is correct according to you. Amid global layoffs, the Indian Institutes of Technology, IITs, have seen a declines in the offers coming from America-based tech giant such as Amazon, Meta, Twitter, and Google in the 2022 and 23 placement season. देखो क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर आपके लिए। देखो एक चीज़ तो बहुत क्लियरली समझ में आ रही है, बहुत ही ज़्यादा क्लियरली, मतलब आपको इसमें मेहनत करने की, जिद करने की, बहस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अ के बाद आता है डिक्लाइन। डिक्लाइंस नहीं होगा किसी भी हाल में, डिक्लाइन ही लगेगा। 2/6 डेफिनेटली चेंज हो रहा है, विच इज़ गिवन हियर एंड हियर। बाकी ऑप्शंस को हम स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब 2/6 तो दिया हुआ है, बट हमें चेक करना है 3/7 भी चेंज हो रहा है कि नहीं। जब आप सच एज में अमेजॉन का नाम ले लिया, मेटा दूसरा, ट्विटर तीसरा, चौथा गूगल, जब हमने 4 नाम ले लिए तो ये जायंट थोड़ी होगा। फिर टेक जायंट्स की बात करोगे जिनके आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो, अमेजॉन, मेटा, ट्विटर, गूगल, है ना, तो 4 हो गए ना। सो ये जायंट्स लगाएगा, दैट मीन्स 3/7 भी चेंज हो रहा है, सिर्फ 2/6 इज नॉट योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, जहां पर हम डिक्लाइंस को चेंज करके डिक्लाइन कर रहे हैं क्योंकि अ है, और जायंट को चेंज करके जायंट्स कर रहे हैं क्योंकि हमने 4 नाम मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, मेक सेंस। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। क्या कह रहे हैं? द 34-year-old सफर्ड अ ब्रोक fibula in his left leg in the incident and undergone surgery in November to reset the bone. क्या होगा? Go for it, guys. Which one makes sense in this question? 20 seconds. And your timer has ended. Let's have a look at this. क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, जरा देखें।
द 34-year-old suffered a broke fibula. सबसे पहली बात, जब कभी भी हम कहीं आर्टिकल का यूज करते हैं, है ना, और इधर हमने नाउन लगा रखा होता है, तो ये एडजेक्टिव आता है बीच में, ठीक है। एडजेक्टिव के कई सारे फॉर्म्स हो सकते हैं। कभी कभी एडजेक्टिव, देखो वैसे तो एडजेक्टिव FUL में भी होता है, एडजेक्टिव BLE में भी एंड होता है, एडजेक्टिव OUS में भी एंड होता है, एडजेक्टिव IAL में भी एंड होता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एडजेक्टिव कैसे कैसे एंड हो रहा है। अब बात आई कि अगर हम एडजेक्टिव वर्ब के फॉर्म में यूज कर रहे हैं तो ये वर्ब के थर्ड फॉर्म या फिर ING फॉर्म में होता है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रोक जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। किसी भी हिसाब से अ, आर्टिकल, फेब्यूला, नाउन, इनके बीच में सेकंड फॉर्म तो नहीं आ सकती, है ना, नहीं आ सकती। दैट मीन्स आप ब्रोक को सबसे पहले चेंज करके ब्रोकन कर दोगे, तो 1/5 डेफिनेटली चेंज हो रहा है, यहां भी दिया है और यहां भी दिया है। इसको भी हटा दें, इसको भी हटा दें और इसको भी हटा दें, ठीक है। बस 3/7 चेक कर लेते हैं। इन हिज लेफ्ट लेग इन द इंसिडेंट, इंसिडेंट ही होना चाहिए, एक ही इंसिडेंट हुआ है, प्लूरल नहीं हुआ। एंड अंडरगॉन, देखो अब इसमें अंडरगॉन नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि पहला होता है गो, फिर होता है वेंट और फिर होता है गॉन, है ना। तो इस जब ये लगाते हैं तो उससे पहले हैज, हैव, हैड या किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। इज, एम, आर, वाज, वर, कैसा भी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। जब आप गॉन शब्द का यूज कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो यहां कुछ दिया नहीं है इसलिए गॉन को हटा दो। अंडर वेंट जरूर लगा सकते हो क्योंकि ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सफर्ड भी यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह ही यूज हो रहा है एज अ वर्ब, तो 3/7 भी चेंज हो गया है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। और 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए रीसेट्स लगाने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना, है कि नहीं? दिस डेफिनेटली मेक्स सेंस नाउ। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। द पैंडेमिक सॉ अ ह्यूज व्हाट, देखिए जरा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। द पैंडेमिक सॉ अ ह्यूज स्पर्ट, वन सेकेंड, आई विल जस्ट रिमूव दिस, या a huge spurt in the popular of online games, while some of them are games of chance and many are games of skill. Come on, go for this one. Which one is your correct answer here? Let's have a look. देखते हैं जरा क्या सही आंसर होगा। बी वेरी केयरफुल वाइल आंसरिंग दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है जस्ट बिकॉज इसके जो वर्ड्स है उनका यूसेज की मीनिंग हो सकता है आपको ना समझ में आए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम ऑन, गो फॉर इट। ओके, स्पर्ट का मतलब किसी को नहीं पता है तो मैं हिंट दे देती हूँ। जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को हम बहुत बार ऐसे हिला देते हैं या वो गिर जाती है, लुढ़क पुढ़क हो जाती है, तो जब उसकी ढक्कन खुलता है तो जोर से निकलता है ना, उसी को बोलते हैं स्पर्ट। हिंट क्या, पूरा मीनिंग ही बता दिया अब तो। स्पर्ट का मतलब होता है गश आउट, एकदम तेजी से बाहर निकलना, इज व्हाट वी मीन बाय इट, ठीक है। सो द पैंडेमिक सॉ अ ह्यूज स्पर्ट इन द पॉपुलर ऑफ ऑनलाइन गेम्स, मतलब ऑनलाइन गेम्स, ऑब्वियसली बात है यार, सबको पता है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जब पैंडेमिक आया था, तो है ना। सो द पैंडेमिक सॉ अ ह्यूज स्पर्ट, दिस कैन बी द करेक्ट आंसर। स्पर्टिंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि स्पर्ट खुद ही एक नाउन का काम कर लेता है ना, खुद ही नाउन का काम कर लेता है। दैट मीन्स 1/5 को चेंज करना इज नॉट रिक्वायर्ड इन द सेंटेंस, जिसका मतलब ये है कि जो भी आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट को चेंज कर रहा होगा, है कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट को चेंज कर रहा होगा। सो वी विल हैव अ लुक एट दिस। हाँ, द पैंडेमिक सॉ अ ह्यूज स्पर्ट इन द पॉपुलर ऑफ नहीं होगा। अभी हमने आपको बताया किसी भी आर्टिकल जो कि द है और प्रेपोजिशन जो कि ऑफ है, इसके बीच में एक नाउन आता है ना। पॉपुलर वी अंडरस्टैंड कि एक एडजेक्टिव है तो हम इसे यूज नहीं करेंगे। रादर पॉपुलैरिटी जो ITY में एंड होता है, जो भी वर्ड ITY में एंड होता है वो एक नाउन है। सो वी विल कंसिडर दिस। डेफिनेटली 2/6 लगेगा और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन लग सकता था उसके बाद,
है ना। फिर while some of them are games of chance, many are games of skill. ठीक है, बहुत सारे चांस से भी जीते जाते हैं, बहुत सारे स्किल से भी जीते जाते हैं। चांसेस और स्किल्स की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो देंगे हम आपको एज अ होमवर्क, इसी पैटर्न का है, इसलिए हम आपको होमवर्क देना जरूरी समझते हैं। आइए जरा, इट टुक अ जेनरोसिटी डिसीजन ऑन द, मैं हाईलाइट भी कर दूं साथ के साथ, है ना। इट टुक अ जेनरोसिटी डिसीजन या जेनरस डिसीजन from the Odisha government to sponsor या sponsored the Indian national teaming या teams and then hold the World Cup। देखो इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट लगे हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अभी के ही सेशन में आपने पढ़ लिए हैं, तो इसका आंसर गलत किसी भी हाल में मत करना, ठीक है। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ओके, इज दैट क्लियर। और एक और क्वेश्चन हम आपको देंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17, Delhi's decision to renew its engagement, सबसे पहली चीज, with the developed world and take up their causes that don't get enough international attention is the third word। और लास्ट में हम मूव को सिलेक्ट करेंगे। ये चारों वर्ड्स जो है अभी हम आपको अभी आपको देखना है कि कौन सा सही लग सकता है। क्या एंगेजमेंट की जगह एंगेजिंग लगाएंगे, क्या डेवलप्ड की जगह डेवलपिंग, क्या अटेंशन की जगह अटेंटिव, या फिर मूव की जगह मूव्स। तो ये दो क्वेश्चंस आपको किसी भी हाल में सॉल्व करने हैं। इसका आंसर तो अभी तक आपको मिल ही गया होगा यार, क्योंकि इन एनी केस अभी बताया था किसी भी आर्टिकल और डिसीजन नाउन के बीच में आपको एडजेक्टिव लगाना है, तो जेनरस तो आएगा ही आएगा। एक छोटा सा हिंट था ये, और इसका अगेन इसी के अकॉर्डिंग आपने 2-3 आंसर्स अपने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए होंगे, है ना। चलिए, तो ये दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं एंड दैट इज इट फ्रॉम माय साइड गाइज। आई होप आपको ये जो नए कॉलम के क्वेश्चंस थे, नए पैटर्न के क्वेश्चंस थे, आप में से कई लोगों ने सॉल्व किए होंगे, कुछ लोगों ने नहीं किए होंगे। जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली है, ताकि आगे आने वाले एग्जाम्स में कोई भी चीज़ आपके लिए रुकावट पैदा ना करे। और जिन्होंने कर लिया है उनके लिए 2 क्वेश्चंस होमवर्क है, आप ज़रूर से इसको सॉल्व करिएगा। जिनके लिए नया पैटर्न था, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप इसको एक बार दोबारा से पढ़कर सॉल्व ज़रूर करिएगा, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर, बाय बाय एंड डू टेक केयर माय सेल्फ गाइस।